इंग्लिश में यहाँ पर बैंकिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रामेटिकल नॉलेज से। स्कीम्स का क्या हो गया है कि मतलब अभी पढ़ते तो बहुत है लोग, मगर अब पिछले 2-3 साल से नहीं आ रही है। सिलेबस कुछ भी गिवन नहीं है, सिलेबस में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज इतना दो शब्द लिखा है। मतलब आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं नाबार्ड नॉर्म्स का, उसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो वर्थ नहीं करता उतना पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से, ठीक है, और लगता है सभी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पूरे एग्जाम में आईबीपीएस एएफओ के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। प्रीलिम्स को टोटली इतना मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं और मेंस पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि जब भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के बारे में उतना उनको नहीं होता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स ही निकालो, ठीक है। और अभी 3 महीने रह गए हैं, ठीक है। तो 3 महीने में तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स पे ही ध्यान देना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स को मैक्सिमम टाइम जो आपका दिन का है वो दो, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी दे सकते हो। तो और उसमें भी प्रीलिम्स में क्या है ना, ठीक है, हम एक बात मैंने बता दी कि अभी प्रीलिम्स को ध्यान दे में रखना है ज्यादा। उसके अंदर भी, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो लोग, ठीक है। अभी जो भी लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्वांट रीजनिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। मगर जो इंग्लिश होता है, सबसे जो एनिमी है, सबसे बड़ा जो नेमेसिस है एग्रीकल्चर स्टूडेंट का, वो इंग्लिश है, ठीक है। बहुत लोग आखिर तक इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, इंग्लिश को रब के भरोसे पे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, वो तो मतलब लक और रब के भरोसे पे आप इंग्लिश को मत रखिए, ठीक है। अब वो जमाना चला गया है, अब कंपटीशन बहुत टफ बन गई है। तो अभी देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए क्या जरूरी है और क्या रेफरेंसेस है जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है आपके लिए, इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो यूट्यूब सबसे बड़ा खजाना है अपने पास, ठीक है। और मैंने इसी खजाने से जो भी बटोरा है, जो भी मेरे को मिला है, ठीक है, जॉब जो मिला है वो इसी खजाने से बटोर के मैंने लिया है, ठीक है, यूट्यूब के खजाने से। तो यूट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी प्रीलिम्स में जो है आप क्या कर सकते हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे रीजनिंग में है, जैसे ब्लड रिलेशन है, सिलोलिज्म है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस है, उसके बाद इक्वलिटी इनइक्वालिटी है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। तो इस सब की लिस्ट आपके पास होती है, जो भी ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके पास ये लिस्ट होती है। तो आप बस यही करना है कि इस टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। मुझे ऐसा लगता था कि अड्डा 24/7 और बैंकर्स पॉइंट ये दोनों सबसे अच्छे चैनल है, तो मैं उनको नाम लगाते, मतलब बैंकर्स पॉइंट, ब्लड रिलेशन, ऐसा सर्च करता था। तो वो क्या होता था, पूरा उनका जो उस पे टॉपिक पे जितने भी वीडियो बनाए थे बैंकर्स पॉइंट वाले ने, वो सब आ जाते थे। तो उनका कंसेप्चुलाइजेशन जो है बैंकर्स पॉइंट का, जो सैनी सर है, बहुत सही है, ठीक है। वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके देते हैं, ठीक है। तो वहां से मैं कंसेप्ट सीखता था। और सेम सेम ब्लड रिलेशन अड्डा 24/7 प्रैक्टिस सेशन, ऐसे अगर सर्च करोगे तो अड्डा 24/7 के बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस आपके सामने आ जाएंगे ब्लड रिलेशन के लिए, ठीक है। 4-4 घंटे के वो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेम आपको सारे टॉपिक के साथ करना है, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्चुलाइजेशन आपको सीख लीजिए, ठीक है, यूट्यूब से। उसके बाद अड्डा 24/7 ही सबसे अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा टेक्निक थी। ऐसे में मतलब मैंने जितने भी टॉपिक्स थे क्वांट के, रीजनिंग के, ऐसे ही दिनों में बांट लिए थे कि मेरे को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 दिन में करना है, ठीक है। तो 2 दिन में मैं कंसेप्ट समझ लेता था और बाकी टाइम प्रैक्टिस कर लेता था, ठीक है। ऐसे ही मैं कर लेता था कि सीटिंग अरेंजमेंट मेरे को 3 दिन में या फिर 5 दिन में सीखना है, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए जितने भी टाइप्स है सीटिंग अरेंजमेंट के, उसके बाद यूट्यूब पे ही आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उसको सर्च करके। सो ये सिंपल स्ट्रेटेजी थी, एक मतलब सबको अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कुछ खरीदा है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था ये एग्जाम पास करने के लिए, कुछ भी नहीं, लिटरली सिर्फ जो बैंकिंग क्रॉनिकल सॉल्यूशंस की जो मैगजीन होती है वो छोड़ के, ठीक है, वो 35 रुपए की एक मैगजीन होती है हर महीने में बिकती है, वो छोड़ के मैंने बाकी कुछ भी नहीं खरीदा था, बाकी सब यूट्यूब पे सही करा था। उसके बाद मैंने पहले भी बोला था कि इंग्लिश पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश पे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, अभी 3 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है।
जैसे अगर किसी ने पहले वीडियो देख ली होगी किसी की, और या फिर किसी से पहले गाइडेंस ले ली होगी, तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि इंग्लिश में यहाँ पर बैंकिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रामेटिकल नॉलेज से। ठीक है, जिसको प्रैक्टिकली इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, ठीक है, जो पढ़ने के बाद ग्रैब कर पाता है इंग्लिश में कि मतलब सामने वाले जिसने लिखा है पैसेज उसको क्या कहना है, वो जिसको मतलब ध्यान में आता है, ठीक है, वो यहाँ पर ज्यादा स्कोर करने की मतलब उसके ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अगर ये आपको बढ़ाना है अपना कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, तो आपको रीड ही करना है, ठीक है, रीड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो चीज करने से आपके इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। तो रीड कहाँ से करना है, तो इजी है कि आप न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स पढ़िए, ठीक है, उससे अच्छा कोई सोर्स नहीं है रीडिंग के लिए। और प्रैक्टिस कहाँ करनी है, तो फिर से मेरे को अड्डा 24/7 का नाम लेना पड़ेगा। तो उसके जो ऐप है, ठीक है, अड्डा 24/7 का, वहां पे क्विजेस आती है इंग्लिश की, ठीक है, 7 मिनट की क्विज होती है, उसमें एक पैसेज होता है, 15 क्वेश्चन कुछ तो भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पर दिन में कम से कम 4-5 क्विजेस इंग्लिश की आ जाती है, ठीक है। आप अगर उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ग्रो करती रहेगी। सो ये दो चीजें आपको करनी है, रीड एंड प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश। बेसिक नॉलेज भी आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा। तो ये तो मतलब शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स में क्या करना था, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है, आप 3 महीने में, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अभी मैं बोलूंगा कि मेंस के लिए भी, ठीक है, अब तक तो आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी मेंस की, ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है। अब तक अगर नहीं करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली मेंस में। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, मेंस में आपको सिर्फ 60 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के। सिलेबस कुछ भी गिवन नहीं है, सिलेबस में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज इतना 2 शब्द लिखा है, ठीक है, सिलेबस के नाम पे, बाकी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अभी प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर के 6-7 लाख क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 60 लाख क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उसमें। तो उसमें से सिर्फ 60 ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि मतलब कितनी वैरायटी होगी, ठीक है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब से इसको अगर आपको टैकल करना है इस चीज को, तो सबसे अच्छी चीज है कि आप रिवाइज करिए, ठीक है, ठीक है, आपको रिवीजन करके ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आप कम पढ़िए, ठीक है, आपके पास जितना मटेरियल है तो उसी पे ज्यादा फोकस करिए, उसी पे रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। ज्यादा कौन क्या पढ़ रहा है इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कि इसने वो नोट्स खरीद ली, उसने उस कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, ये वो कोचिंग वाला ये बांट रहा है, वो ये बांट रहा है, ठीक है। ये सब चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना। आपके पास अब तक जो नोट्स थी, आपने जो पढ़ी है, उसी को आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि उस नोट्स में से कब अगर कुछ पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसका 100% आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। यही है मतलब जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है मेंस को टैकल करने की, यही है कि आपको जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है, उसमें से अगर कुछ आए तो 100% आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मेंस के देखिए टॉपिक में क्या है, सब्जेक्ट सिर्फ बताना पड़ेगा आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में तो एग्रोनॉमी होता है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी पे मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को धोखा देते हुए देखा है। जैसे पिछले साल हॉर्टिकल्चर ने धोखा दे दिया था लोगों को, हॉर्टिकल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मगर हॉर्टिकल्चर को कंसिडर करा जाता है कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, हॉट सब्जेक्ट है। मगर एग्रोनॉमी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, एग्रोनॉमी से 100% बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ट्राई करिए कि एग्रोनॉमी पे अच्छे से फोकस करिए और एग्रोनॉमी की अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। तो एग्रोनॉमी को अगर आप अच्छे से मतलब आप बेसिक अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज ट्राई करिए कि एग्रोनॉमी की जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि रबी क्रॉप्स वाली नोट्स, उसके बाद खरीफ क्रॉप्स वाली, ठीक है, और जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वाली नोट्स थी आपकी जो एग्रीकल्चर की, बीएससी एग्रीकल्चर के दरमियान, ठीक है, तो वो पढ़ने की कोशिश करिए अगर होता है, ठीक है। नहीं भी होता है तो भी आपके पास जो बुक्स है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें भी एग्रोनॉमी पे बहुत फोकस करा गया है, ठीक है, उसमें से भी आपका एग्रोनॉमी बहुत अच्छे से निकल के आ सकता है, वहां पे भी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में अरुण कक्कन के। तो वो भी सफिशियंट है, मगर एग्रोनॉमी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तक उसी ने धोखा नहीं दिया है और कभी लगता भी नहीं कि धोखा देगा। उसके बाद है सॉइल साइंस, सॉइल साइंस ने भी कभी मतलब इस ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज एग्रोनॉमी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस कम आते हैं, मगर वहां पे क्या है ना कि फैक्चुअल ज्यादा है। तो अगर आपके दिमाग में अगर एक बार फैक्ट रह गया सॉइल साइंस का, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सॉइल साइंस पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अभी सॉइल साइंस के बारे में मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप जाके पुराने नोट्स पढ़िए, ठीक है, वो बहुत डीप में दी, ठीक है। उससे अच्छा है कि आपके पास जो बुक है, ठीक है, जो भी जनरल एग्रीकल्चर की बुक है, उसी में से सॉइल साइंस के जो फैक्ट्स है वो रिवाइज कर लीजिए, वही याद करने की कोशिश करिए, वही अच्छा रहेगा। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर ने पिछले साल धोखा दिया था,
मगर कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए, अगर पैटर्न देखोगे तो हॉर्टिकल्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस पेपर में। तो हॉर्टिकल्चर भी आप इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर जैसी जो बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हॉर्टिकल्चर को अलग से पढ़ना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के बुक्स में हॉर्टिकल्चर को उतना नहीं दिया होता। तो इंस्टेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जैसी जो बुक है वही पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, मगर हॉर्टिकल्चर पे भी फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस। ठीक है, और फिशरी भी इसमें ऐड कर ले, अगर ये तीनों चीजें अगर ऐड कर ले, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस एंड फिशरीज, तो कंसिस्टेंटली पिछले 5 से 6 सालों में उसमें से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिशरी ने तो अलग से अपनी हवा बना ली है। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ फिशरीज के नोट्स के लिए बहुत सारी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से भले ही 2-3 क्वेश्चन आए तो, मगर उसके लिए 60-70 हजार रुपए खर्च करने के लिए लोग तैयार है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल हस्बेंडरी के लिए भी आपको अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एक एनिमल रिफ्रेशर नाम की जो बुक है, उसमें अगर कुछ जेनेटिक्स वेनेटिक्स का पार्ट निकाल निकाल दिया जाए तो 100 पेजेस आते हैं। तो वो अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आपका एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस दोनों अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिशरीज के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने कहाँ से करा था। ठीक है, मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़ी थी फिशरीज के लिए। फिशरीज के लिए सिर्फ मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। ठीक है, यूट्यूब पे जितने भी एमसीक्यूज थे वही देखे थे मैंने फिशरीज के। कोई मतलब ऐसा पढ़ा कुछ नहीं था, जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल थे यूट्यूब चैनल्स पे, तो वही मैंने फिशरीज के लिए देखे थे। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं बाकियों से। उसके बाद जो मतलब स्कीम्स है, ठीक है, स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स का क्या हो गया है कि मतलब अभी पढ़ते तो बहुत है लोग, मगर अब पिछले 2-3 साल से नहीं आ रही है। ठीक है, मगर 2018 जैसा अगर पेपर आ गया 2019 में जो आया था, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीम्स का क्या महत्व होता है। तो स्कीम्स को आपको कभी भी मतलब ऐसा छोड़ के नहीं चलना चाहिए। स्कीम्स को भी आपको अच्छे से करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो बैंक से रिलेटेड है स्पेशली। ठीक है, जैसे पीएम किसान है, सीधे सीधे फार्मर एंड बैंक से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद जो पीएम एफबीवाई है, सीधे सीधे बैंक एंड फार्मर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब जो स्कीम्स है, ठीक है, इनाम जो है, इनाम बैंक से कनेक्टेड नहीं है मगर बहुत ही हाइप्ड है। ठीक है, उसका बहुत नाम है। तो ऐसे जो जो स्कीम्स है इम्पोर्टेंट, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए उनके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। देखिए, नाबार्ड नॉर्म्स जैसी जो चीजें है, ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स जैसी चीजें ये है कि मतलब एक बार आगे चली गई है वो, अब उसका फिर से आने की कोई गारंटी नहीं है, और नहीं मुझे समझ में आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें है। ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स बहुत ज्यादा है, उसको ध्यान में रखना भी बहुत कठिन है। ठीक है, और अगर नाबार्ड नॉर्म्स में से अगर क्वेश्चंस आ भी रहे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 आएंगे, उसका वर्दी नहीं है। ठीक है, मतलब आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं नाबार्ड नॉर्म्स का, उसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो वर्थ नहीं करता उतना पढ़ना। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास समय है बहुत सारा तो आप नाबार्ड नॉर्म्स जैसी चीजें पढ़िए, वरना मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वैसी चीजें मत पढ़िए। ठीक है, कुछ कुछ लोग अभी आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ने लगे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से लेकर अब ये चीजें जनरल नॉलेज के लिए तो ठीक है, मगर एग्जाम में कितनी पूछी जाएगी ये पता नहीं। स्कीम्स है, जो डेज है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज है, ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिए। एग्रीकल्चर बजट है, ठीक है, जो अवार्ड्स है, ठीक है, जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, तो इसको आप ध्यान में रखिए मेंस के लिए।